पूरे देश के स्तर पे कहा जाए तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके लगभग पूरे जीडीपी का 1.5% केवल स्वास्थ्य पे खर्च करती हैं। 2 साल काफ़ी समय था। 2014 में वो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई होने थे। आज हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, आज तक वो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हुए। मैं अगर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मेरे इलाज के क्या मतलब मेरा डायग्नोसिस क्या है, इलाज के रेट्स क्या हैं, हर अस्पताल को अपने मेन रेट्स डिस्प्ले करने चाहिए। जब कोई भी इंसान अपने पेशेंट को लेकर प्राइवेट अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो ये नहीं सोचता है कि यहाँ मेरे अधिकार है। ये कानून किसी भी हालत में लागू नहीं होना चाहिए और रेट्स का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के और इसका मतलब उसको एक तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। पहली तो बात यह है कि आप देखिए हॉस्पिटल में रेट्स का डिस्प्ले है या नहीं, अगर नहीं है तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उनको बोलिए। और दूसरा, उन्होंने आपको आइटमाइज्ड बिल दिया है या नहीं, आइटमाइज्ड बिल मांगिए। विनोद जी, 50% केसेस में बिल तुरंत कम से कम 30% से कम हो जाता है। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए मेहमान से रूबरू होंगे। इस बार हमारा मुद्दा थोड़ा जो राजनीति की जो गर्मा गर्म खबरें होती हैं जिन पर अक्सर बात करते हैं उनसे अलग हट करके जनता से जुड़ा हुआ बेहद ही अहम मुद्दा है, और वो है आम आदमी की सेहत का, स्वास्थ्य का, यानी और उसके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम जनता का, आम लोगों का, इस देश के करोड़ों उन लोगों का जो बहुत महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे जुड़े हुए मुद्दे पर हम बात करेंगे। और क्या दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो बन तो चुके हैं, जो लागू नहीं हो रहे हैं, किस तरह जो जन स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसको कैसे कमज़ोर हो रहा है, और उसके मुकाबले निजी चिकित्सालय, निजी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। ये भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके 2 हिस्से हैं। एक सरकारी सिस्टम है, स्वास्थ्य है, जिसमें सरकारी अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और CHCs हैं तमाम, और दूसरा एक प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनका पिछले 20-25 सालों में काफ़ी प्रसार हुआ है। उसके बावजूद इस देश में आम आदमी के सामने एक अच्छा इलाज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या देखते हैं आप इसको, किस रूप में देखते हैं? हाँ, पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कोविड का जो पूरा एपिडेमिक हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, उसके दौरान तो शायद हर घर तक इसका असर और लोगों को इसकी जो तीव्रता है वो भी शायद लोगों को महसूस हुई। और यह बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार की आज गंभीर समस्याएं हैं। जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, आमतौर पे ज़रूरत से कहीं कम निधि खर्च करती हैं। पूरे देश के स्तर पे कहा जाए तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके लगभग पूरे जीडीपी का 1.5% केवल स्वास्थ्य पे खर्च करती हैं। पूरा सब केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर, अगर सिर्फ केंद्र सरकार को लें तो मुश्किल से 1/3% 0.3% ऑफ द जीडीपी सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्च होता है, जो कि बहुत ही कम है। WHO अहम जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जिसका WHO का इसके बारे में मानना है कि कम से कम 5% खर्च करना चाहिए। दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि 8% 10% तक खर्च करते हैं। अच्छा। इवन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है या थाईलैंड है, यहाँ भी कम से कम 2.5 या 3% ये अपने जीडीपी का स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। हम मुश्किल से 1.5% करते हैं। चीन में कितना खर्च होता है? चीन में भी करीब 2.5% है। तो अधिकतर मतलब हम देशों से हमारे पश्चिमी देशों में ज़्यादा, वहाँ तो 8 से 10% तक है। अगर पूरे दुनिया के 190 देशों की अगर हम लिस्ट बनाएं कि अपने जीडीपी के एक हिस्से के तौर पे कितना स्वास्थ्य खर्च पे खर्च होता है, तो आखिरी 10 देशों में हिंदुस्तान का नाम, मेजर कंट्रीज में लगता है। तो ये बहुत ही मतलब ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, दुखद स्थिति है। और इसके कारण से ही कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर भारत के राज्यों में आज सरकारी अस्पतालों में अगर किसी को उसके बारे में
अगर चॉइस हो तो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में जाते हैं, या अगर और कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है तो जाते हैं। कुछ अपवाद ज़रूर हैं उसके, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आज भी उसकी एक ख्याति है, उसके एक क्वालिटी ऑफ केयर का। आप खुद भी वहीं से ग्रेजुएट हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको देखेंगे इतनी भीड़ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो भीड़ का आलम इतना हो गया है कि हिम्मत नहीं होती कि सामान्य व्यक्ति मतलब वहाँ जाने के बारे में सोचने के लिए भी मतलब उसको दिक्कत आती है। तो एक तरफ तो ये है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, दूसरी तरफ है प्राइवेट हेल्थ केयर। हिंदुस्तान में इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइवेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि जहाँ निजीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है उन देशों में से भारत हेल्थ सिस्टम का। यहाँ पे 70% जो पेशेंट्स हैं ये प्राइवेट हेल्थ केयर से इलाज करवाते हैं। ये शायद इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से भी हो गया काफ़ी। जो इंश्योरेंस तो बाद में आया है और इंश्योरेंस का भी इसमें थोड़ा योगदान है, लेकिन इंश्योरेंस बढ़ने से पहले भी ये स्थिति थी। और अभी तो सन 80 के दशक के बाद से स्वास्थ्य का निजीकरण बहुत तेज़ी से हमारे देश में हुआ है। अगर आप कुछ और देशों के जैसे श्रीलंका में देखें तो वहाँ करीब 90% लोग ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं और हमारे यहाँ इसका प्रमाण मुश्किल से पब्लिक हॉस्पिटल का 40% है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 60% से ऊपर है। तो ये जो निजीकरण हुआ है इसके साथ में इसका रेगुलेशन नहीं हुआ। अच्छा। और ये नियमन नहीं हुआ। तो एक तरफ तो इसको बढ़ने दिया गया, और हेल्थ ऐसा सेक्टर है कि यहाँ मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर का मतलब ये है कि इसको आप पूरी तरह से अगर बाजार पे छोड़ देंगे तो लोगों को केयर नहीं मिल पाएगी जो उनके लिए आवश्यक है। इसको मार्केट फेलियर कहा जाता है, यानी कि बाजार जो है, इस तरह की कई घटनाएं भी सुनने में आती हैं कि बहुत सारे पेशेंट की मौत हो गई, उनके पास पैसे नहीं देने के लिए तो तब तक बॉडी नहीं रिलीज कर रहे हैं जब तक कि बिल न चुका। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है इसके ऊपर, हम लोग ने अभ्यास भी किए हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल को ये चेतावनी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो नहीं देंगे तो हम उसको एम्स को दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ये। बराबर। तो ये मार्केट फेलियर का पूरा मुद्दा है, और जब इसका एक ही इलाज है कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसका नियमन किया जाए। समाज के हित में प्राइवेट हेल्थ केयर का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नियमन बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे देश में लगभग नहीं हुआ है। ये तो नियमन का मतलब ये है कि उनकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हों जो सब पर लागू हों। देखिए, 4 चीज़ें हैं जिनका नियमन बहुत आवश्यक है प्राइवेट अस्पतालों के मामले में। पहला है उनके इलाज के दर, रेट्स ऑफ हेल्थ केयर। तो ये ऐसा नहीं कि मनमानी आप कितना भी चार्ज कर रहे हैं, कितना भी पेशेंट को देख करके हर अस्पताल किसी का कुछ पता ही नहीं, कोई पता नहीं। तो ये इतनी मनमानी यहाँ चल रही है हमारे देश में, ऐसा और बहुत सारे देशों में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक नियमन है कि अगर सिजेरियन सेक्शन होना है तो इसका इतना अमाउंट ही चार्ज करेंगे। जापान जैसा देश जो कि पूरी तरह से पूंजीवादी देश है, जापान मतलब बिल्कुल और विकसित देश है, पूंजीवादी देश है, वहाँ पे पूरे देश में सारे हॉस्पिटल्स में एक ही हेल्थ सर्विस का रेट है जो सरकार ने तय किया हुआ है। और दूसरी उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने एक कानून बनाया कि हेल्थ केयर में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ, ये नियम है, ये लॉ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं बना सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल तो आप जो है इनकम बना सकते हैं, उस इनकम को आप हॉस्पिटल के ही सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नए इक्विपमेंट खरीदिए, नया स्टाफ लीजिए, लेकिन उससे आप बाहर प्रॉफिट, मतलब एक तरह से ये प्रॉफिटेबल वेंचर की बजाय एक सोशल सर्विस वाला वेंचर और प्रोफेशनल सर्विस, यानी कि आप अपने को अपग्रेड करिए, आप अपने नए इक्विपमेंट्स खरीदिए, R&D करिए, ये सब अलाउड है। लेकिन आप इससे प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये कानून से अलाउड ही नहीं। आज हमारे देश में लगभग आधी जो महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं उनका सिजेरियन हो जाता है डिलीवरी के समय। ये तो बिल्कुल एक नियम जैसा बन गया। हाँ, मतलब तो जो कि बिल्कुल इर्रेशनल है, इसका कोई तर्क नहीं है। पब्लिक अस्पताल में 14% सिर्फ महिलाओं का सिजेरियन होता है, प्राइवेट अस्पतालों में 48% महिलाओं का होता है। तो फर्क क्या है? दोनों जगह एक्चुअली उनकी मेडिकल कंडीशन सेम है लेकिन यहाँ करीब करीब तिगुना जो है दर से सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं। इसमें से अधिकतर 2/3 से ऊपर सिजेरियन सेक्शन अनावश्यक है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। तो ये अनावश्यक सिजेरियन से के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, लेकिन एक बार सिजेरियन हो गया तो उसके बाद ज़्यादातर बता दिया जाता है कि वो जो नाड़ा है बच्चे का वो गले में लिपट गया है। ये देखिए, यही तो इसीलिए तो ये इसको मार्केट फेलियर का कारण है नॉलेज एसिमेट्री। नॉलेज एसिमेट्री का मतलब है कि डॉक्टर के पास जो ज्ञान है वो कभी भी पेशेंट के पास तो उतना ज्ञान होगा नहीं। अभी आप उस ज्ञान का लोगों के, पेशेंट के हित में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अगर अपने हित में इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट का नुकसान भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि पेशेंट्स राइट्स, मरीजों के अधिकार।
जो बिल्कुल मूलभूत अधिकार है कि जानकारी का अधिकार, अपने सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स प्राप्त करने का अधिकार, आपको सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार है, आपके किसी पेशेंट की डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में रोक के नहीं रखी जा सकती है, इसका अधिकार है। और अगर इलाज से संतुष्ट नहीं है तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, दूसरा हॉस्पिटल भी चुन सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके ऊपर सबसे आश्चर्य की बात विनोद जी ये है कि हमारे देश में पिछले 15 साल से एक कानून बना हुआ है। अच्छा, या उस कानून 2010 में बना। पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई जी। वो यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय बड़ी बहस हुई कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट चल रही है, कुछ करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके काल में एक कानून बना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि हॉस्पिटल्स और बाकी भी लैबोरेटरीज और बाकी फिजियोथेरेपी सेंटर्स वगैरह सभी आ जाते हैं। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और उनके ऊपर एक नियमन होना चाहिए ताकि वहाँ रेट्स भी फिक्स हो, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर भी एश्योर्ड हो और वहाँ पेशेंट्स राइट्स भी जो है वो सही तरीके से उनकी सुरक्षा हो। ये कानून बन गया 2010 में, 2012 में इसके रूल्स बन गए और उसी सरकार के समय। और उसमें ये रूल्स के बाद ये तय हुआ कि 2 साल के अंदर इसके स्टैंडर्ड्स बन जाने चाहिए। यानी कि कोई भी अस्पताल अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा कि अगर आप एक ओपीडी चला रहे हैं तो उसमें 400 स्क्वायर फुट जगह होनी चाहिए, अगर आप वार्ड में बेड्स लगा रहे हैं तो हर बेड के लिए 60 स्क्वायर फुट जगह होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सिंपल स्टैंडर्ड। 100 बेड का हॉस्पिटल है तो ये चीज़ें ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए, ऐसे नर्सेज होने चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ थी। मतलब 2 साल काफ़ी समय था। 2014 में वो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई होने थे। आज हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, आज तक वो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हुए। और इस वजह से इतना महत्वपूर्ण कानून जो कि देश के 12 राज्यों में वैसे कागज़ पे लागू हो चुका है, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, आसाम कई बड़े राज्य हैं, वहाँ पे आज तक ये कानून लागू ही नहीं हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये इतना एक गंभीर मुद्दा है। मतलब वैसे तो कानून लोग तोड़ते भी हैं, नहीं भी तोड़ते तो भी सरकार जो है कभी कभी लोगों को जेल में डाल देती है। और यहाँ तो सरकार खुद ही पिछले 15 साल से अपना ही कानून लागू नहीं कर रही है। इसके ऊपर क्या कहा जाए, जो कि देश की संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने नोटिफाई कर दिया। बिल्कुल। तो इस वजह से जन स्वास्थ्य अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है। अच्छा। कि आप सरकार खुद अपना कानून लागू करिए। आज देखिए क्या परिस्थिति है कि मतलब सिटीजन्स जो है वो सरकार को बोल रहे हैं कि अपना कानून लागू करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले साल इसके ऊपर हियरिंग्स हुए और एक वेटरन्स फोरम करके एक संगठन है जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक पिटीशन लागू किया और ये दोनों पिटीशन एक साथ सुने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा कि आप अपने रेट्स को रेगुलेट करने का एक फ्रेमवर्क दीजिए। देखिए अस्पताल का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पेशेंट का भी जो है एक्सप्लॉयटेशन, एक संतुलन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये रेट्स नहीं देते हैं तो सीजीएचएस के जो रेट्स हैं, सरकार सीजीएचएस के तहत प्राइवेट अस्पतालों को स्टैंडर्ड रियम्बर्समेंट देती है, तो हम सीजीएचएस के रेट्स आपके यहाँ लागू कर देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये एक लॉजिकल पोजीशन था कि या तो सरकार फ्रेमवर्क डेवलप करे, नहीं तो एक बना बनाया फ्रेमवर्क है उसको कम से कम फिलहाल लागू कर दिया जाए। इसके बाद आपको बहुत आश्चर्य होगा, इस देश के 10 बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एसोसिएशंस थे, वो जो सबसे टॉप लॉयर्स हैं उनको ला करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। 12 साल में 14 साल में उनको कभी ये ध्यान नहीं आया कि ये कानून है। अचानक उनको याद आया कि अरे ऐसा कानून है, ये कानून किसी भी हालत में लागू नहीं होना चाहिए और रेट्स का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के और इसका मतलब उसको एक तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। अच्छा, इस कानून को लागू कराने के लिए आप लोगों ने जो देश के राजनेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के जो एमपीज हैं, उनको अप्रोच किया कभी, या उनसे कभी इस बात अपोजिशन है या रूलिंग पार्टी है जो भी है? हमने अप्रोच तो किया है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात यह है कि डॉक्टर्स की या कहना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है और वो पता नहीं कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तो शायद आप भी सोच सकते होंगे और मतलब हम अंदाज़ लगा सकते हैं। तो उन्होंने कभी इसके बारे में बहुत इसको गंभीरता से नहीं लिया। अधिकतर पार्टीज़ ने, कुछ पार्टीज़ ने, लेफ़्ट पार्टीज़ वगैरह ने इस मुद्दे को कुछ हद तक उठाया है। 2019 में केंद्र सरकार ने एक पेशेंट्स राइट्स चार्टर, मरीजों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र
ये तैयार किया और पूरे देश के सारे राज्यों को भेजा कि मरीज किसी भी अस्पताल में जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वहाँ उसके कुछ अधिकार होंगे। उसमें 13 अधिकार थे। कोविड के बाद उस चार्टर को और बढ़ाया गया, हमने भी उसमें कुछ थोड़ी सी योगदान किया, तो अभी 20 अधिकार हैं। आज जब कोई भी इंसान अपने पेशेंट को लेकर प्राइवेट अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो ये नहीं सोचता है कि यहाँ मेरे अधिकार हैं। हाँ, वो तो गिड़गिड़ाने वाली स्थिति होता है। लेकिन एक्चुअली हमारे 20 अधिकार हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाते समय, और ये भारत सरकार ने बताए। लेकिन आप रोज हम मोबाइल पे सुनते हैं, हमें साइबर फ्रॉड से लेकर के और आधार कार्ड तक हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? हाँ, कि मरीजों के अपने अधिकार। ये केंद्र सरकार के की भी एक वेबसाइट के एक वेब पेज पे कहीं पड़ा हुआ है वो चार्टर। हमने जन स्वास्थ्य अभियान के तौर पे उस पर पोस्टर्स बनाए, लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली उस चार्टर को तुरंत लागू करना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पे, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे और माध्यम हो, सोशल मीडिया हो, उसको पब्लिसाइज करना चाहिए। उसमें इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि हर मरीज़ को जानकारी का अधिकार है। मैं अगर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मेरे इलाज के क्या मतलब मेरा डायग्नोसिस क्या है, इलाज के रेट्स क्या हैं, हर अस्पताल को अपने मेन रेट्स डिस्प्ले करने चाहिए। ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स में भी है और ये पेशेंट्स राइट चार्टर में भी है। लेकिन आप बताइए, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको मेन्यू कार्ड मिलता है, तो हम तय करते हैं। आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो सबसे पहला या दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई इसका पहले आप रेट बताइए, फिर हम। अस्पताल में कहाँ रेट होते हैं? कहीं अधिकतर अस्पतालों में उनके रेट्स ही ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। बिल का आइटमाइज्ड बिल का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है। हर हॉस्पिटल का अलग फॉर्मेट है, तो कुछ भी लगा देते हैं। फिर हॉस्पिटल कंसल्टेंट, नर्स, ये वो, मतलब उसके हिसाब से पेशेंट समझ ही नहीं पाते हैं। उससे भी रेट, इतनी डॉक्टर की विजिट, इतनी कंसल्टेंसी, सब जोड़ जाड़ के और बिल को इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये भी देखिए, जब प्रेशर पड़ता है तो कई बार बिल डिस्काउंटेड भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेटेड होता है। कोई मतलब ज़्यादा रसूख वाला आदमी है और थोड़ा प्रेशर डालता है, हाँ, तो तुरंत कम हो जाता है। हमने तो महाराष्ट्र में करके देखा, हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है पेशेंट्स के लिए। तो जो ऐसे पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में फंस जाते हैं ना, उनको एकदम से कहा जाता है कि आप 8 लाख रुपए भर दीजिए, 5 लाख रुपए भर दीजिए, गरीब पेशेंट या मध्यम वर्गीय पेशेंट के लिए भी। तो वो हमको फ़ोन करते हैं, तो हम उनको 2 चीज़ें कहते हैं। पहली तो बात यह है कि आप देखिए हॉस्पिटल में रेट्स का डिस्प्ले है या नहीं। अगर नहीं है तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उनको बोलिए। और दूसरा, उन्होंने आपको आइटमाइज्ड बिल दिया है या नहीं, आइटमाइज्ड बिल मांगिए। विनोद जी, 50% केसेस में बिल तुरंत कम से कम 30% से कम हो जाता है। आइटमाइज्ड बिल जब ये 2 चीज़ें वो मांगते हैं तो इससे हो जाता है। आपने जैसे शुरुआत जब की थी तो कोविड से की थी। कोविड के दौरान ये बात देखी गई कि कोविड में एक तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी हालत, और खासकर दूसरी वेव में तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और दुनिया भर की दिक्कतें हो गई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो आपने कहा, कोई रेट तय नहीं था। मतलब जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने या और भी जो सर्विसेज थी, उन्होंने जो मनमाने रेट लिए उस समय, वो अपने आप में एक शर्मनाक बात थी। तो और उसके बाद भी शायद न सरकार चेती न समाज चेता। कोविड निकल गया और सब चीज़ें वैसी चल रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के प्रति आप लोगों ने कोई प्रतिवेदन किया कभी, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी को या और इन लोगों को, कि भाई ये कानून बना हुआ है, लागू होना चाहिए, या पेशेंट राइट जो चार्टर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? तो जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनसे कभी कोई संपर्क किया आप लोगों ने? 2013-14 में हमने संपर्क किया था। उस समय हमें थोड़ा सा रिस्पांस मिला 2013 में। उसके बाद जब आगे हमने संपर्क किया तो हमको कुछ ज़्यादा रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। इसीलिए तो हम PIL करने के लिए मजबूर हुए। जब सारे रास्ते हमको बंद दिखाई पड़े तो हमने एंड में फिर जो कोर्ट का या अदालत का जो रास्ता है वो चुना। आपने जो ओवर चार्जिंग की बात की, हमने कोविड के दौरान महाराष्ट्र में 120 कोविड हॉस्पिटलाइजेशंस के जो बिल्स थे प्राइवेट हॉस्पिटल के, उनका एनालिसिस किया जी। और ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस था। और इसमें हमने ये पाया कि 84% केसेस में जो सरकार ने रेट्स बताए थे उससे ज़्यादा चार्ज किया गया। कई बार तो दुगुना या तिगुना तक चार्ज किया गया था। तो कोविड तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, कोविड का अनुभव। इससे हमें सीखना चाहिए, कम से कम सरकार को सीखना चाहिए था कि प्राइवेट अस्पतालों को बेलगाम छोड़ा गया उसका परिणाम पूरे समाज ने झेला। तो अब कम से कम इसके ऊपर नियमन आना चाहिए। मतलब जन स्वास्थ्य अभियान जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके नियमन के पक्ष में। हमारे संगठन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं
जो मैंने आपको मार्केट फेलियर की बात की थी ना, तो मार्केट फेलियर का एक्सट्रीम फॉर्म आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में दिखेगा। आजकल तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। और मतलब आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना, ये प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर तो इन्वेस्टर्स का और पूरा जो उसमें पैसे लगाते हैं उनका दबाव रहता है, और उसकी वजह से टारगेट फिर डॉक्टर्स को दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होनी। हाँ, तो डॉक्टर को कहा जाता है कि पेशेंट चाहे उसको भर्ती होने की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपको उसको एडमिट तो कर ही लो। और उनके टारगेट महीने के एंड में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैं अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ कि संभव हो ना तो महीने के एंड में कभी हॉस्पिटल मत जाना क्योंकि भर्ती कर दिए जाओगे। हाँ, वो टारगेट पूरा करने के लिए। टारगेट पूरा करने के लिए। तो ये जो है ना, हमें कार्डियोलॉजिस्ट हमारे जो कुछ दोस्त थे उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ये टारगेट लगाया गया कि आपके 40% पेशेंट जो है ना, इनके ऊपर प्रोसीजर होना चाहिए, जबकि 10% से ज़्यादा पेशेंट को प्रोसीजर मतलब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर 10% को ज़रूरत है और 40% का टारगेट लगाया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। यानी कि 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो किया जा रहा है। कितने लाखों रुपए, और रुपए के अलावा उसके शरीर का भी एक मतलब सबसे बड़ी समस्या है कि शरीर पे। हाँ, तो आर्थिक परिणाम भी हो रहा है, शरीर पे भी परिणाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो एक किसी भी सभ्य समाज में मतलब बहुत पहले ही रुक जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है आज 2025 में कम से कम 15 साल अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट को इस साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे को, हाँ, ये वर्ल्ड हेल्थ डे क्या कर रहे हैं आप लोग? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे को हम एक नेशनल वेबिनार कर रहे हैं, और एक राष्ट्रीय स्तर पे एक ओपिनियन पोल, यानी कि जनमत संग्रह एक लॉन्च कर रहे हैं। जनता की राय। इसमें जनता की राय क्या है? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है कि रेट्स का नियमन नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा लोगों से भी पूछा जाए ना कि रेट्स का रेगुलेशन होने के बारे में लोगों की क्या राय है। ये तो डेमोक्रेसी है ना। तो कम से कम अगर हमारा तो ये मानना है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लोगों की राय जाने, लोगों के अनुभव क्या है, लोगों को क्या अनुभव है कि जब वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तब उनको रेट्स बताए जाते हैं या नहीं बताए जाते हैं। ये भी हमने उसमें सवाल पूछा है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की भीड़, जिस तरह की व्यवस्था, कई बार दवाई भी नहीं है, कई बार डॉक्टर्स भी नहीं हैं, कई बार जो है स्टाफ नहीं है, कभी हड़ताल हो गई, कभी ये हो गया, तो आखिर मरीज क्या करे, कहाँ जाए? सरकारी ये भी तो एक समस्या है। उसकी तुलना में फिर उसको प्राइवेट अस्पताल ही समझ में आता है। नहीं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में अच्छे चलने वाले सरकारी अस्पताल भी हैं, बशर्ते उनको रिसोर्सेज मिले, उनको फंड्स मिले। आप केरला में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप मिज़ोरम में जाइए, आपको बढ़िया फंक्शनिंग पब्लिक अस्पताल मिलेंगे, जहाँ मध्यम वर्गीय लोग भी जाकर अपने को भर्ती करते हैं क्योंकि वहाँ सेवाओं का दर्जा अच्छा है। 1980 के दशक तक तो जो सबसे टॉप पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ थे वो सब एम्स में ही जाके भर्ती होते थे। लेकिन एक भरोसा लोगों को है एम्स पे सबसे ज़्यादा। तो प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अगर हम रिसोर्सेज देंगे तो ये सारे अस्पताल अच्छी तरह से चल सकते हैं और नए अस्पताल भी बनेंगे, जिससे कि जो प्रेशर है अभी के अस्पतालों पे वो कम हो सकता है। जैसे मौजूदा सरकार ने जो है, जो इस समय है केंद्र, इसने काफ़ी अन्य राज्यों में भी एम्स खोले हैं या कई जगह सरकारी अस्पताल खोले हैं, तो उससे भी कुछ स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के एम्स की भीड़ कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। और बाकी राज्यों में भी जो एम्स है ना, वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। वहाँ भी रिसोर्सेज और कॉम्प्लेक्स, हाँ, मतलब स्टाफ नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। एक आप लोग जब महाराष्ट्र में आपके जन स्वास्थ्य अभियान में जन सुनवाई का एक प्रोविज़न था, वो क्या था अस्पतालों? ये एक्चुअली जन निगरानी या कम्युनिटी मॉनिटरिंग करके एक प्रक्रिया हमने नेशनल हेल्थ मिशन की मदद से शुरू की थी, यानी कि सरकार के ही प्रोग्राम के हिस्से के तौर पे, कि जब लोगों को समस्याएं आती हैं पब्लिक अस्पतालों में तो उनको कहाँ उठाएं, कैसे उसको लेकर के आवाज़ उठाएं, इसके लिए कोई जगह नहीं रहती है। तो एक प्रक्रिया शुरू की कम्युनिटी मॉनिटरिंग की। उसका एक हिस्सा था कि जन सुनवाइयाँ, जिसको बाद में हमने जन संवाद में परिवर्तित। हमने 700 से ऊपर जन सुनवाइयाँ महाराष्ट्र में की हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर। तो उसमें क्या होता था? क्या उसमें ये होता था कि उसके पहले तैयारी करनी पड़ती थी। मतलब जन सुनवाई तो एक इवेंट होता है, लेकिन उसकी काफ़ी तैयारी रहती है। तो उसमें उस पूरे इलाके में जो लोग हैं
उनके उसके बारे में अनुभव जो है उस अस्पताल के बारे में उनको इकट्ठा किया जाता है। जो डिनाइल के अगर कुछ केसेस हुए हैं कि सेवा मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर वहाँ रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते थे, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हो या इस सरकारी अस्पतालों पे ही था, सरकारी अस्पताल, तो उनके रिपोर्ट कार्ड बनते थे जिसमें कि यहाँ कौन सी सेवा मिल रही है, कौन सी सेवा लोगों को नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समय से सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जो भी है। और ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स और केसेस ले करके फिर जन सुनवाई के दिन सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और जो सारे अधिकारी होते थे, और फिर एक पैनल होता था। पैनल में कोई रिटायर्ड जज हैं, कोई सीनियर पत्रकार हैं, कोई सीनियर डॉक्टर हैं, ऐसे लोग रहते थे जो समाज के प्रतिनिधि, कोई वकील हैं, कोई सीनियर सोशल वर्कर हैं, वो रहते थे। और फिर उनके सामने लोग अपनी बातें रखते थे कि ये घटना हुई, ये इस प्रकार की वारदात हुई, यहाँ पे पेशेंट के साथ ये अनुभव आया, अब आप बताइए कि आगे नहीं होगा, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। और पैनल में मीडिया के लोग भी रहते थे, तो अगर उनने कुछ ठीक से सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसको भी पिकअप किया जाता था। तो अधिकारियों पे एक प्रेशर आता था कि नहीं, अभी हमको कुछ तो इम्प्रूव करना चाहिए। चलते चलते इस बातचीत को विराम देने से पहले एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसे तमाम राज्य सरकारों ने अपनी स्कीमें लॉन्च की, जैसे भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, राजस्थान में चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत सरकार ने की थी, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले थे इस तरह से। तो इनसे कुछ फ़ायदा हुआ जनता का कि जैसे खासकर महंगा इलाज जो है एक गरीब आदमी नहीं करा सकता था, लेकिन अगर आयुष्मान योजना का सदस्य है तो 5 लाख तक का इलाज उसको मिल सकता है, वहाँ तो 25 लाख तक की कैप थी। तो इस बारे में क्या राय है आपकी? ये थोड़ा बड़ा विषय है तो थोड़ा लेकिन संक्षेप में आप इस पर अगर बात कर सकते तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब स्टॉप गैप मेजर्स हैं, या जिसको फ़िलहाल की जो मल्लम पट्टी कह सकते हैं कि एक गहरी समस्या है, पब्लिक हॉस्पिटल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेगुलेटेड नहीं है, तो आपने लोगों के हाथ में कार्ड दे दिया। ठीक है, कार्ड तो देखने में अच्छा लगता है जी, लेकिन कार्ड को लेकर के जब वो एक्चुअली अस्पताल में जा रहे हैं तब उनका अनुभव क्या है, इसके बारे में उतनी बात नहीं हुई है। इसके हमने कुछ अभ्यास किए और भी कई लोगों ने अभ्यास किए हैं, और उसमें ये निकल के आया है कि वो कार्ड काफ़ी नहीं होता है। कार्ड इज़ नॉट इक्वल टू केयर। एक अक्षर का फ़र्क है कार्ड और केयर में, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। अब आप कल्पना करिए कि किसी रिमोट आदिवासी एरिया में कोई पेशेंट गंभीर रूप से बीमार पड़ा, उसके पास कार्ड है, मान लीजिए, पहली बात तो कार्ड भी सबको नहीं मिल पाता है, गरीब लोगों को भी, मान लीजिए कार्ड है, वो कार्ड लेकर के कहाँ जाएंगे? जहाँ पे उस स्कीम के तहत कोई एनरोल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, वो तो रिमोट एरिया है, आदिवासी एरिया है, रिमोट ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स ही नहीं उस स्कीम के तहत। पहली बात तो उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जहाँ पे वो हॉस्पिटल है। इसके बाद हॉस्पिटल में तो उन्होंने एक तो ये कई बार कह देते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बीमारी का हम इलाज नहीं करते हैं, या अगर हम करेंगे तो फिर इसमें आपको अलग से भी खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर आपको डॉक्टर को थोड़ा अलग से देना पड़ेगा, दवाई का अलग से देना पड़ेगा, टेस्ट का अलग से देना पड़ेगा, तो फिर वो मुफ्त इलाज। तो इस पर एक नेशनल सर्वे हुआ था PMJY के ऊपर 7 राज्यों में कि इसमें एक्चुअली जो केयर मिल रही है मुफ्त मिल रही है नहीं, तो 84% मरीजों ने कहा कि हमको पैसे खर्च करने पड़े अपनी जेब से। ये ऑफिशियल सर्वे है। सर्वे किसने किया था? ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जी, और जो इसको फंड करने वाली और सपोर्ट करने वाली एक जर्मन एजेंसी थी, उन्होंने मिल करके सर्वे किया 7 राज्यों में। तो बड़ी 84%। कितना पैसा खर्च करना पड़ा? एवरेज 13,000 रुपये से ऊपर, छोटी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल, तो अगर 84% लोगों को एवरेज 13,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये मतलब जो उसका उद्देश्य था कि सबको फ्री केयर मिले, वो तो निश्चित रूप से नहीं मिल रहा था। और उसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं कि रियम्बर्समेंट समय से ना मिलना, अस्पतालों को भी समस्याएं आई हैं, उनको भी जो सरकार से नहीं मिलता तो वो ड्रॉप आउट हो गए बड़ी संख्या में। तो ये एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है, ये बहुत ही पैबंद है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेरी, थोड़ा रिलीफ लोगों को आधा अधूरा मिला। ये बुनियादी बात ये है कि पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जो है, जो हॉस्पिटल का है, वो फले फूले लेकिन नियमन हो उसका, बिल्कुल, और वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन के बजाय वो सोशल ओरिएंटेशन उसका होना चाहिए, मतलब वो कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए। बराबर। और इसमें तो जितना उसका सोल्यूशन एक सेंटेंस में है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर आप थाईलैंड जाइए,
आप वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए। वहाँ आप चाहे पब्लिक अस्पताल में जाएं और चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाएं, बिना पैसा खर्चा किए आपको फुल ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि एवरीबडी इज कवर्ड एंड एवरीबडी गेट्स फ्री केयर। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रेगुलेटेड भी हैं और उनको ऑफकोर्स पैसा मिलता है सरकार से, लेकिन वो एक अलग सिस्टम है, ये इंश्योरेंस वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर एक पूरी निगरानी है, उस सरकार का एक नियमन भी है। वहाँ पे हर जो सरकार जो हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व स्कीम है ना, वहाँ एक डेस्क है जहाँ एनजीओ के लोग बैठते हैं। अच्छा। और वो वहाँ बैठ के मरीजों की मदद करते हैं, और हर अस्पताल में, हर जो इस स्कीम के तहत अस्पताल, और वो जो है एक्चुअली ये देखते हैं कि एक्चुअली मरीजों को फ्री और क्वालिटी केयर मिल सके। इसमें एक बस खाली सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा कौन लगाएगा, ये एक सवाल लोग करते हैं। ये देखिए ऐसा है, डॉक्टरों को तो इलाज करने का काम करना है, इसके लिए वो ट्रेन हुए हैं। जब ये कमर्शियल नहीं था इतना, उस समय भी डॉक्टर्स अच्छी खासी अपनी एक आजीविका कमाते थे। आपको याद होगा 80 के दशक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, उनके अपने छोटे क्लिनिक्स होते थे, शायद छोटे मोटे नर्सिंग होम होते थे, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन डॉक्टर कभी गरीब नहीं होता था इस देश में, कभी भी। डॉक्टर की हमेशा आजीविका अच्छी रही है, तो कमर्शलाइजेशन के पहले भी। लेकिन डॉक्टर को बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, मैं एक डॉक्टर के तौर पे मेरा ये मानना है, और भी बहुत सारे डॉक्टरों का मानना है। हम जिस दिन बिजनेसमैन बन जाएंगे तो हम अपनी जो मेडिकल स्किल है और हमारा जो मेडिकल नॉलेज है और मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एथिक्स है, ये सब जो है ना, ये नीचे दब जाएगा। तो और फिर हम यही देखेंगे कि कैसे ज़्यादा भारत में तो वैसे भी स्वास्थ्य को एक नोबल प्रोफेशन माना गया है। और हम तो बचपन में जो हमारे गाँव में देहातों में वैद्य होते थे, वो तो बड़े सोशल सर्विस करते थे, वो पुड़िया देते थे, उसका पैसे नहीं लेते थे, बहुत कम नॉमिनल। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूँ। डॉक्टर अभय शुक्ला के साथ इस बातचीत को आप देखने के लिए अमर उजाला के यूट्यूब चैनल पर आप जरूर देखें। डॉक्टर साहब, फिर कभी आपके साथ बातचीत होगी किसी और विषय पर, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे पर। नमस्कार, आज्ञा दीजिए मुझे।